आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी का नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। मूवी की रेटिंग की बात करूँ तो मूवी को IMDb ने अपनी तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गूगल यूज़र के 93% लोगों ने इस मूवी को लाइक। फिलहाल ये रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी क्योंकि ये मूवी अभी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत नॉर्वे से होती है, जहाँ पे एक इंडियन फैमिली सेटल्ड है। इसमें हस्बैंड और वाइफ मिस्टर और मिसेस चैटर्जी है और उनके 2 बच्चे शुभ और सुचि हैं। एक दिन अचानक से 2 औरतें बिना इन्फॉर्मेशन के उनके बच्चों को वहाँ से फोर्सफुली लेके जाने लगती हैं। ये देख देविका चैटर्जी और उसका हस्बैंड अनिरुद्ध चैटर्जी कार से उनका पीछा करने लगते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि इन दोनों औरतों को किसी और ने नहीं बल्कि नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर वालों ने भेजा है। यहाँ देविका चैटर्जी अपने बच्चों के लिए काफ़ी बिलखती रहती है। वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उनके बच्चों को वापस कर दे। अब यहाँ से कहानी 24 घंटे पीछे जाती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों लेडी ऑफिसर्स काफ़ी महीनों से उनके घर के चक्कर काट रही हैं, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट चाइल्ड वेलफेयर के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट है। वो इन्हें भेजकर देखना चाहती है कि मिसेस और मिस्टर चैटर्जी अपने बच्चों का ख्याल किस तरीके से रखते हैं। एंड दे फाउंड मिस्टर और मिसेस चैटर्जी आर नॉट कैपेबल फॉर दिस। यहाँ नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर्स उनके बच्चों को उठाने का ये रीजन देते हैं कि उनके माँ बाप के कल्चर्स काफ़ी अलग है नॉर्वे के हिसाब से, और जो कि कॉमन है एक इंडियन मॉम के हिसाब से। यानी देविका चैटर्जी अपने बच्चों को इस तरीके से पालती है जो कि नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर में बिल्कुल भी ठीक नहीं माना जाता है। यहाँ पर देविका अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाती है और कभी कभी जब उसका बेटा नहीं खाता है तो वो उसे फोर्सफुली खिलाती है, और वो अपने बच्चों को नज़र से बचाने के लिए उन्हें काला टीका भी लगाया करती थी। और ये सारी चीज़ें नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर को काफ़ी बेतुकी लगती थी, बट एट द सेम टाइम ये एक इंडियन मॉम के लिए काफ़ी वैल्यूएबल थिंग्स थी। इधर देविका उन लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि उनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। यहाँ तक कि उसकी बेटी सुची 5 महीने की है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे है, लेकिन नॉर्वे के ऑफिसर्स उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब देविका चैटर्जी अपने बच्चों को खोने की वजह से काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है। वो अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाती है, उन ऑफिसर्स के ऊपर चिल्लाती है जो कि उसे उसके बच्चे से मिलने नहीं दे रहे, और यहाँ तक कि वो चुपके से वेलफेयर ऑफिस भी पहुँच जाती है। यही सब देखकर देविका चैटर्जी का केस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के कोर्ट और वहाँ के ऑफिसर्स उसे अनफिट, अनस्टेबल, बैड और बैड मदर न जाने कितने सारे टैग लगा देते हैं। नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर कोर्ट उसे लड़ने के लिए एक इंडियन वकील भी देता है। अब इन सभी चीज़ों से देविका काफ़ी परेशान होती है। उधर उसका हस्बैंड इसलिए डर रहा होता है कि कहीं उसका सिटीजनशिप ना कैंसिल हो जाए। इधर देविका काफ़ी अकेली हो जाती है तो वो अपने माँ बाबा को बुलाती है इंडिया से नॉर्वे, ताकि वो उसे मोरल सपोर्ट दे सके। इधर जजमेंट का दिन आ जाता है जहाँ पे देविका का वकील उन सभी लोगों को वहाँ के कल्चरल डिफरेंस के बारे में बताता है। वो बताता है कि देविका अपने बच्चों को हाथ से खाना खिला रही है और उनको नज़र का टीका लगा रही है। ये सारी चीज़ें भारत देश की संस्कृति में है और देविका सिर्फ अपने बच्चों को इंडिया की संस्कृति उन्हें सिखा रही है, यानी जनरेशन टू जनरेशन वो संस्कृति को शिफ्ट कर रही है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये दलील सुनने के बाद नॉर्वे की कोर्ट उसे रजामंदी कर देती है और 24 घंटे में उसे उसके बच्चे वापस किए जाएं ऐसा फैसला सुनाती है। ये सुनकर देविका और उसका पति काफ़ी खुश होते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर में जाते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया है। वो पहले उनके घर की हालत चेक करेंगे, यानी वो एक औरत को भेजेंगे और देखेंगे कि उन बच्चों के लिए वो सिस्टम ठीक है या फिर नहीं, इसलिए वो उन्हें मिलने नहीं देते हैं। अब ये देखकर देविका काफ़ी निराश हो जाती है। वो वहीं पर हाथ पैर पटकने लगती है। वो अपने बच्चों से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। अब उसका बिहेवियर दूर खड़ी एक ऑफिसर रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि उसे ये सब चीज़ें काफ़ी वियर्ड लग रही होती हैं। उधर देविका और अनिरुद्ध अपने वकील को फ़ोन करते हैं, सुनील कपूर। वो उसे बताता है कि उसे इस केस से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि वेलफेयर को लगता है कि मैं इस केस में इमोशनली घुस रहा था। अब हो सकता है कि ये केस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट तक जाए। ये सुनकर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं।
अगले दिन हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनवाई आ जाती है, जहां पर उन दोनों को एक नया वकील मिलता है। उसका नाम डैनियल है। डैनियल उनके केस की पैरवी शुरू करता है, लेकिन उसका केस काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से वो वापस हार जाते हैं। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उन्हें यही फैसला सुनाती है कि वो लोग ये क्लेम दोबारा ना करें। अब ये बच्चे नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर में ही रहेंगे। कोर्ट का ये फैसला सुनने के बाद देविका पूरी तरीके से टूट जाती है। वो काफ़ी परेशान रहने लगती है। एक दिन उसकी एक इंडिया की फ्रेंड मिलती है। वो उसे बताती है कि ये सब एक लीगल स्कैम है। वो बताती है कि जितने बच्चे नॉर्वे चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर में जाएंगे उतने ही उन लोगों को पैसे मिलेंगे, इसलिए ये लोग मिल के कर रहे हैं। ये सारी बातें देविका चैटर्जी अपने पति अनिरुद्ध को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसे कुल मिलाकर अपनी सिटीजनशिप की ही चिंता रहती है। ये सब देखकर देविका डिसाइड करती है कि वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाएगी। वो एक दिन टाइम निकालकर उस फैमिली के घर में जाती है जहाँ पर उसके बच्चे अभी हैं। वो वहाँ से अपने बच्चों को चुपके से बाहर निकालती है और सीधे एयरपोर्ट पहुँचती है, लेकिन यहाँ पर निकलने से पहले वहाँ के ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं। दोबारा से देविका से उसके बच्चे छीन लिए जाते हैं और देविका को हथकड़ी पहना दी जाती है। ये सारी बातें जब देविका के वकील को पता चलती है तो वो उसे वहाँ से छुड़वाता है। अगले दिन एक और सेशन होता है कोर्ट का, जिसमें देविका उस वकील से काफ़ी रूखी होती है। यहाँ कोर्ट का सेशन शुरू होने के बाद देविका का वकील यानी मिस्टर डैनियल कुछ ऐसी चीज़ें बताता है जो कि देविका के फेवर में होती है। यहाँ वो उन दोनों ऑफिसर्स के इंस्टाग्राम पिक को दिखाता है, जिसमें देविका अपने बेटे के साथ होती है और इस फोटो का कैप्शन होता है मेंटली अनफिट मदर। यहाँ मिस्टर डैनियल उन दोनों लेडी ऑफिसर से पूछता है कि क्या तुम्हें मिसेस देविका के क्वालिफिकेशन के बारे में मालूम है, जिस पर वो जवाब देती है नहीं। यहाँ डैनियल उनकी क्वालिफिकेशन को बताता है कि वो बैचलर ऑफ साइंस है। ये सुनने के बाद देविका को भी काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ मिस्टर डैनियल एक और बात बोलते हैं कि उन लोगों ने बिना इंफॉर्मेशन के उनके बच्चे को वहाँ से उठाया है, जो कि नॉर्वे के लॉ के हिसाब से बिल्कुल गलत है। इधर मिस्टर डैनियल अपने गवाह को बुलाते हैं, जो कि एक टीचर होती है और वो नॉर्वे के चाइल्ड वेलफेयर शेल्टर में पढ़ा रही होती है। यहाँ वो कोर्ट को बताती है कि जब से शुभ अपनी माँ से अलग हुआ है वो काफ़ी शांत रहने लगा है और ज़्यादा से ज़्यादा वो हर वक्त रोता रहता है, और ये देखकर वहाँ के लोग उसे अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। अब इतनी सारी दलील होने के बाद ऐसा लगता है कि चैटर्जी का केस अब स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वेलफेयर के वकील कोर्ट के सामने एक वीडियो रखते हैं जिसमें अपने बच्चों के लिए तड़प रही होती है देविका, जिसमें वो अपने हाथ पैर पटक रही होती है। ये देखकर उन सभी को लगता है कि ये एक मेंटली अनस्टेबल लेडी है, जिसकी वजह से उसका केस वापस कमज़ोर हो जाता है। यहाँ जज उसे फैसला सुनाती है कि अब वो सिर्फ 18 साल होने के बाद ही अपने बच्चों से मिल पाएगी। देविका परेशान और स्ट्रेस होकर वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ वो देखती है कि उसके सास ससुर यानी अनिरुद्ध के मम्मी पापा और उसका भाई आए हुए हैं। यहाँ ये लोग भी उसे ताना मार रहे होते हैं कि उसकी वजह से सारा हुआ है। देविका इन सारी बातों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसका सारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ होता है। देविका को टीवी के न्यूज़ से पता चलता है कि इंडिया की विदेश मंत्री वसुधा आई हुई हैं। ये सुनकर वो सीधे उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है। यहाँ वो अपना सवाल उठाती है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उसका बच्चा छीन लिया है। ये बातें सुनकर वहाँ के कुछ ऑफिसर्स उसे शांत कराते हुए कहते हैं कि यहाँ पर देश की बातें हो रही है। ये बात सुनने के बाद देविका कहती है कि ये देश की ही बात है। अगर इंडिया में किसी गोरे के बच्चे को गवर्नमेंट रख लेती तो क्या नॉर्वे चुप रहता? ये बात सुनने के बाद वसुधा उसका साथ देना शुरू कर देती है। वो इंडियन असेंबली में ये ऐलान करती है कि जब तक नॉर्वे उसके बच्चों को वापस नहीं करेगा तब तक इंडिया नॉर्वे के साथ कोई भी संगठन या व्यापार नहीं करेगा। ये सुनने के बाद नॉर्वे गवर्नमेंट के भी कान खड़े हो जाते हैं और वो इस मामले पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। उधर दूसरी तरफ नॉर्वे में रह रहे इंडियंस भी अब देविका का साथ देने लगे हैं। अब खुद की बेइज्जती होते देखकर चाइल्ड वेलफेयर के ऑफिसर्स ये रास्ता निकालते हैं कि वो लोग देविका के किसी घर के इंसान को ही फॉस्टर पेरेंट्स बनाएंगे, यानी ये बात देविका के घर तक ही रहेगी। देविका अपने बच्चों से मिल भी पाएगी।
और ऐसा काम इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ के कुछ ऑफिसर्स इलीगली ये स्कैम कर रहे होते हैं, क्योंकि नॉर्वे की गवर्नमेंट फॉस्टर्स के बच्चों को 1 करोड़ देती है पर साल। इस हिसाब से वो लोग उस बच्चे को 1 करोड़ दिलवाएंगे, जिसमें से 50 लाख फॉस्टर पेरेंट्स का होगा और 50 लाख चाइल्ड वेलफेयर का होगा, यानी दोनों का मुनाफा। अब फॉस्टर पेरेंट्स के लिए वो लालच देते हैं अनिरुद्ध चटर्जी के छोटे भाई को। वो ये लालच में फंस जाता है और इसके लिए हामी भर देता है। उधर वो ऑफिसर्स देविका को बताते हैं कि लीगली वो बच्चे तुम्हारे देवर के पास रहेंगे एज अ फॉस्टर पेरेंट्स के हिसाब से, लेकिन तुम इंडिया में जाना और उनके साथ रह सकती हो, यानी कुल मिला के वो बच्चे तुम्हारे पास यानी तुम्हारे ही घर में रहेंगे। लेकिन गवर्नमेंट के लीगल हिसाब से वो अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ रहेंगे। ये सुनने के बाद पहले देविका मना कर देती है, लेकिन अपने हस्बैंड के समझाने के बाद वो इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो एट द एंड अपने बच्चों को ही चाहती थी। इसलिए वो सारे पेपर वर्क पे साइन भी कर देती है। इधर देविका यहाँ से निकल जाती है इंडिया के लिए और अपने बच्चों का इंतजार कर रही होती है। यहाँ न्यूज़ से पता चलता है कि अब वो बच्चे इंडिया आ रहे हैं अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ। देविका ये सब चीज़ें देखकर काफ़ी खुश होती है। नेक्स्ट डे वो अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने पति के पेरेंट्स के घर जाती है। यहाँ उसे बहुत ही बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि उसके सास और ससुर और देवर उसके बच्चों से उसे मिलने नहीं देते। उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भगा देते हैं और दरवाजे पे कुछ गुंडे भी बिठा देते हैं। इस वजह से देविका मजबूर होकर वापस अपने घर आ जाती है। वो अपने हस्बैंड अनिरुद्ध को फ़ोन करती है, लेकिन वो भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता है। देविका परेशान होकर दोबारा से कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। अब यहाँ इंडिया में वो दोबारा अपने बच्चों के लिए फाइट करेगी। कोर्ट का पहला दिन और देविका की वकील दलील शुरू करती है। वो जज को बताती है कि देविका एक ऐसी औरत है जो अपने बच्चों के लिए नॉर्वे से लेकर यहाँ तक लड़ती आ रही है। कोर्ट सेशन के बीच में देविका की नज़र पड़ती है एक ऐसे इंसान के ऊपर जिसे देखकर वो घबरा जाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि नॉर्वे का वही वकील मिस्टर डैनियल होता है। वो कुछ समझ नहीं पाती है कि वो यहाँ किस लिए आया है। यहाँ तभी जज को एक ऑफिशियल लेटर मिलता है, और ये ऑफिशियल लेटर नॉर्वे गवर्नमेंट की तरफ से होता है, यानी डैनियल उस केस की पैरवी के लिए आया है। यहाँ डैनियल दलीलें शुरू करता है और वो बताता है कि ये नॉर्वे के ट्रीटी की वजह से हुआ था कि हमने इन बच्चों को वापस किया था, और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं इन बच्चों की परवरिश ठीक तरीके से नहीं हो रही है, यानी उसके फोस्टर पेरेंट्स यानी उसके चाचा भी उसका ध्यान ठीक से रख नहीं पा रहे हैं। तो अब इन बच्चों को नॉर्वे वापस उसी वेलफेयर में लेके जाएगा। ये सुनने के बाद देविका दोबारा घबरा जाती है। यहाँ देविका की वकील इन सभी चीज़ों पर ऑब्जेक्शन करती है और दलील को आगे बढ़ाती है। यहाँ वो देविका को जिताने के लिए वो सारे सबूत पेश करती है जिसके हिसाब से देविका एक फिट मदर है। यहाँ वो नॉर्वे और इंडिया दोनों के डॉक्टरों की एक रिपोर्ट देती है जिसपे देविका मेंटली और इमोशनली दोनों तरह से फिट है, लेकिन नॉर्वे के वकील ने उसे मेंटली और इमोशनली अनफिट बताकर उसे केस हरवा दिया था। यहाँ मिस्टर डैनियल नॉर्वे की पैरवी करने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो देविका के पति अनिरुद्ध को कॉल करता है और वो कोर्ट में गवाही देता है कि देविका मेंटली अनफिट है, वो थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, इसलिए बच्चों को पाल नहीं सकती है। ये सुनने के बाद देविका की वकील अनिरुद्ध से क्वेश्चन करती है और वो बताती है कि तुम इतने साल से देविका के साथ रह रहे हो, और अगर देविका मेंटली डिस्टर्ब या फिर अनफिट है तो तुमने उससे शादी क्यों की, और शादी करने के बावजूद तुमने इतनी अच्छी फैमिली प्लानिंग क्यों की। इन सभी सवालों का अनिरुद्ध के पास कोई आंसर नहीं होता है, जिससे वो गुस्से में वो वीडियो कॉल कट कर देता है। यहाँ कोर्ट उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे दोबारा कॉल लगाया जाए, लेकिन यहाँ पर वो एक और रिपोर्ट पेश करती है। वो कहती है कि मेरी क्लाइंट ने उसे कई बार कॉल किया लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है, तो मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगी कि उस पर टाइम वेस्ट ना किया जाए। इतने सारे सबूत और दलील सुनने के बाद जज ये फैसला सुनाते हैं कि वो ये फैसला सुनाने से पहले देविका के दोनों बच्चों से मिलना चाहेंगे। यहाँ बच्चों को पेश किया जाता है। यहाँ बच्चे जज साहब के पास जाने के बजाय अपनी माँ की तरफ दौड़ते हैं, और ये कनेक्शन देखकर जज को समझ में आ जाता है कि इन बच्चों को वेलफेयर की ज़रूरत नहीं बल्कि इनकी माँ की ज़रूरत है। और ये इमोशनल कनेक्शन देखने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं, जिसमें देविका ये केस जीत जाती है और वो अपने बच्चे को पा लेती है, और यहीं इस मूवी की स्टोरी खत्म हो जाती है। सो आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।